बीकॉम पार्ट सेकंड में द सेकंड पेपर ऑफ द ABST द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैं उसके बारे में आपको शुरू करता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत के लिए लेखे रखना। अब लागत के लिए लेखे रखने के लिए अपने ICWA में इसमें सब में जो वो नियम कानून बने हुए हैं, किस आधार पर लेखे रखने हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके आधार पर उसमें सारे लेखे रखे जाते हैं। लेकिन ये लेखे की बात अगर हम बाद में करें और पहले हम ये पढ़ें कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बात बाद में करेंगे। कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में लागत। कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट का जो निर्माण होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर होता है, जिसमें सामग्री, श्रम, व्यय। ये तीन चीज मिलकर कहलाती हैं, किसी भी चीज़ की कॉस्ट का निर्धारण करती है। जैसे सामग्री, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। किसी भी चीज़ को बनाने में ये तीन चीज़ें लगती हैं और वो उसकी कॉस्ट का निर्माण करती हैं। जैसे मान लीजिए एक ये मेरा पेन है, इसमें मटेरियल लगा हुआ है, ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ये इसका ये जो कैप है, इसमें जो रिफिल डली हुई है, ये सारा है इसका मटेरियल। लेबर, जो इसको बनाने में जो मशीनें लगी होंगी, उन मशीनों पे जिन्होंने काम किया होगा उनको दिए जाने वाला जो खर्चा लगा होगा, उसके ऊपर जो टोटल खर्चा लगा होगा वो लेबर के अंतर्गत काउंट होगा। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब है इसका ट्रांसपोर्टेशन करना, इसको पैकिंग करवाना, पैकिंग करवा के जगह जगह सब जगह भेजना और उसका एडवर्टीजमेंट करना, ये सब इस एक्सपेंसेस के अंतर्गत माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल, इसके ऊपर काम करने वाले जो इनको दिया गया वो मजदूरी या जो मशीनों में लगा वो, और प्लस द एक्सपेंसेस टू ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा, वो सब मिलाकर कहलाती है किसी भी चीज़ की कॉस्ट। अब कॉस्ट में, अब मटेरियल में दो प्रकार का मटेरियल होता है, लेबर भी दो प्रकार का और एक्सपेंसेस भी दो प्रकार का। मटेरियल दो प्रकार का कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल, शॉर्ट में MAT लिखा है, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। मान लीजिए कि मेरे एक फैक्ट्री है और वो कारखाना है, उसके फर्नीचर बनाने का काम है। फर्नीचर बनाने के लिए मैंने एक रूम में सारी जो लकड़ियाँ भरी हुई है वो सिर्फ चेयर बनाने के लिए है, और एक दूसरे रूम की जो लकड़ियाँ उस हिसाब से है, उस हिसाब से काटी हुई हैं, वो सिर्फ टेबल बनाने के लिए। तो दैट वी कैन से दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल फॉर द चेयर एंड दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल फॉर द टेबल। तो ये है, और लकड़ियाँ जो अलग अलग रखी हुई हैं, ये टेबल के लिए, ये कुर्सी के लिए, तो उनको हम डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेयर, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल। तो लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जैसे लोहे की पत्तियाँ हैं, फर्नीचर का काम है, टेबल कुर्सी बनाने का काम है, तो लोहे की पत्तियाँ हैं, कीले हैं, पेस्ट है चिपकाने का, वो सब मैंने एक ही जगह रख रखा है। दिस इज ऑल्सो द मटेरियल in the category of material, but this is the indirect material. उसको टेबल बनाने वाला भी उठा के ले जाएगा, जहाँ उसको पत्तियाँ चाहिए, जहाँ कीले चाहिए, जहाँ पेस्ट चाहिए, वो टेबल बनाने वाला भी उठा के ले जाएगा, और चेयर बनाने वाला भी उसी को काम मिलेगा। तो वो भी मटेरियल है, क्योंकि बिना पेस्टिंग के, बिना कीले और बिना पत्तियों के वो फर्नीचर तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो भी मटेरियल है, लेकिन वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। और वो डायरेक्ट मटेरियल जिसको हम डायरेक्टली कह सकें कि ये इसके लिए है। जैसे मान लीजिए मेरे पब्लिकेशन का काम है और मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, मैं वहाँ पर नोटबुक्स भी बनाता हूँ और बुक्स भी बनाता हूँ। बुक्स भी छपती हैं और नोटबुक्स भी छपती हैं। तो मान लीजिए मैंने अलग कागज़ रख रखा है कि वो कागज़ जो रखा है वो ओनली फॉर नोटबुक्स है, और ये कागज़ जो है वो ओनली फॉर बुक्स है। इट मीन्स ये है डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मान लीजिए जो नोटबुक और वो बनती है, उसके पिने हैं, उसका पेस्ट है चिपकाने का, उसका जो ऊपर गत्ता जो हार्ड पेज लगता है वो है, वो सब एक ही जगह रखा हुआ है।
चाहे वो बुक बन रही हो वो भी उठा के ले जाएंगे, और जो नोटबुक बना रहे हैं वो भी वहीं से उठा के ले जाएंगे। पिने, कोई धागे से बांधना हो तो वो धागे, चिपकाने का पेस्ट, वो भी मटेरियल है, लेकिन वो मटेरियल है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इस तरह डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज द मटेरियल फॉर द पर्टिकुलर आइटम, वो कह सकते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी मटेरियल है, लेकिन वो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। उसी तरह है लेबर, लेबर में भी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में हम ऐसे कह सकते हैं कि इस मशीन पर ये 2 व्यक्ति काम करेंगे, उस मशीन पर, और इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग होगा, इस तरह का उत्पादन होगा, और ये 4 व्यक्ति काम करेंगे। उन 4 को जो दिया जाने वाला मजदूरी या वेतन है, उनको जो दिया जाने वाला रेम्युनरेशन है, वो कहलाएगा डायरेक्ट। इन 2 को जो पर्टिकुलरली दिया जा रहा है वो भी डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि एक फैक्ट्री है, उसमें एक सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का क्या काम होता है कि सभी को सुपरवाइज करना होता है। वो पर्टिकुलर किसी 2 कर्मचारियों के लिए, 4 कर्मचारियों के लिए, 8 मजदूरों के लिए ऐसे नहीं रखा हुआ है। वो तो एक सुपरवाइजर है पूरी फैक्ट्री का, तो उसको दिए जाने वाला जो रेम्युनरेशन है वो इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आएगा। इसी तरह एक मैकेनिक है। मान लीजिए मैकेनिक का काम कब होता है? मैकेनिक का काम होता है कि मान लीजिए कोई मशीन में कोई गड़बड़ हो गई है, तो वहाँ पर आकर उसको सही करने की कोशिश करेगा। तो मैकेनिक रखे हुए हैं 2, मशीनें तो वहाँ पर 30 है, 25 है, तो उस मशीन पर पर्टिकुलरली जो काम कर रहा है परमानेंटली, वो तो डायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक जो मैकेनिक है, जिसने जो मशीन खराब हुई वहाँ जाकर ठीक करने की उसने कोशिश की, वो मैकेनिक 2 हैं, तो वो सभी मशीनों के ऊपर है, पूरी फैक्ट्री में है 2, तो उनको दिए जाने वाला जो रेम्युनरेशन है वो इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आएगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी इसी तरह होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लीजिए मैंने इस तरह का पेन बनाया, तो इसका मैं सांचा बनाऊंगा। उस सांचे में ये इसका सांचा अलग होगा, इसका सांचा अलग होगा, इसके कोई बंद करने का सांचा अलग होगा, रिफिल इसकी अलग टाइप की होगी। तो इसका मैंने माउल्ड बनाया सांचा, तो उसको लागत जो होगी वो होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए मैं इसी तरह का नहीं पेन बनाकर जो दूसरी तरह का पेन बनाता हूँ, जिसका ये कैप थोड़ा बड़ा हो, यहाँ पर कोई ग्रिप लगी हुई हो, तो उसका सांचा अलग होगा। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो हम मानेंगे कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ माउल्ड, किसी चीज़ को जिस तरह हमें उसको प्रेजेंट करनी है मार्केट में, उसको उस तरह सांचे में ढालने के लिए जिस तरह उसको बनाया जाता है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लीजिए सेलो का पेन है, सेलो में 50 तरह के पेन आते हैं, तो सेलो का जो पेन है वो एक का एडवर्टीजमेंट किया सेलो का, सभी का हो गया, सारे मॉडल्स का हो गया उसका। जबकि हर एक मॉडल का जो कॉस्ट ऑफ माउल्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो अलग है। लेकिन एडवर्टीजमेंट किया सेलो पेन, तो सभी सेलो का हो गया। फिर उनकी पैकिंग का खर्चा, उनको डिब्बों में पैक करना है, पहले पॉलीथीन में डालना है, किस तरह कंपनी डिसाइड करती है क्या करना है, उनमें पैकिंग का खर्चा। फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कि कहाँ, जहाँ होलसेलर्स के पास पहुँचाना है, फिर रिटेलर्स के पास पहुँचाना है माल, वो सब इनडायरेक्ट लेबर के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। इट मीन्स हर एक बात का जो ये सामग्री, श्रम और व्यय, ये जो 3 है, वो सभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। बात ये क्लियर है कि इस तरह किसी भी चीज़ की कॉस्ट बनती है, ये कॉस्ट का फैलाव है। ये 3 चीज़ें मिलकर किसी चीज़ की कॉस्ट का निर्धारण करती है, और ये तीनों ही चीज़ें 2-2 प्रकार की होती हैं। वो किस तरह की होती है वो अभी आपको मैंने जैसे उदाहरण देकर बताया, उससे आपको क्लियर समझ में आ रही होगी बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीजें मिलकर कहलाती हैं किसी भी चीज की प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट,
डायरेक्ट मिलकर कहलाती है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट जो सब होते हैं वो मिलकर कहलाते हैं, ये जैसे ये इनडायरेक्ट रहा, ये इनडायरेक्ट रहा और ये इनडायरेक्ट रहा, ये तीनों इनडायरेक्ट मिलकर कहलाएंगे ओवरहेड्स, ऊपरी व्यय। अब प्राइम कॉस्ट, मूल लागत और ऊपरी व्यय, ये ऊपरी व्यय जो होते हैं, ओवरहेड्स जो होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। हमें अगर अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कुछ होते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, तो उनको हम बोलते हैं फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड। फिर कुछ ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसी तरह कुछ सेलिंग में जाएंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं, तो ये सारे ओवरहेड्स अलग अलग होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये मैंने आपको छोटा सा मीनिंग जो काफ़ी ब्रॉड है, वैसे एक छोटा सा वर्ड है लागत, और लागत को पूरा ब्रॉड करके मैंने आपको बताया। अब इनको प्राइम कॉस्ट को, इनकी कॉस्ट को, ओवरहेड्स को किस तरह अकाउंट्स में शो करेंगे, किस तरह हम लेखों में लाएंगे, ताकि कोई देखे उसे पता चले कि भाई ये इस प्रोडक्शन की इतनी प्राइम कॉस्ट है, इतना इसका फैक्ट्री का खर्चा है, इतना ऑफिस का है, इतना सेलिंग का है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन का है। उसके लिए उसको अपने को खातों में या कोई शीट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपसे कल बात करता हूँ। थैंक यू।